हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक। आज हम लोग की सेल के बारे में अगली क्लास पढ़नी है, जिसमें पढ़ना है कि सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे कि सेल डिस्कवरी के बारे में, कि सेल की खोज किसने किया था। ठीक है। थोड़ा सा हम फिर भी आज भी रिवीजन करा दे रहे हैं कि ध्यान रखना है कि सेल डिस्कवरी सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। सेल की डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने 1665 ईस्वी में, ठीक है, बताया था कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की बार्क से उन्होंने, ठीक है, मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है। इसका विवरण किसमें दिया गया था, तो उनकी एक किताब थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें 1665 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। ठीक है। तो उसी में सर्वप्रथम इसके कोशिका के बारे में वर्णन किया गया था। ठीक। तो ध्यान रखना है कि कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो रॉबर्ट हुक ने ज्ञात किया था 1665 ईस्वी में। ठीक। और उन्होंने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो आप बहुत बता सकते हैं कि मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी। ठीक है। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए थे, ठीक है, जिसका नाम था एंटोनियो लेवेनहॉक। ठीक है। इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो तालाब का पानी था, तालाब के पानी से इन्होंने लगभग, ठीक है, ध्यान रखना है कि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। ठीक है। एंटोनियो लेवेनहॉक ने, ठीक, लगभग 1674 ईस्वी में, ठीक है, तालाब के पानी से इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। बताया थे कि जो माने शुक्राणुओं की खोज किया था इन्होंने। ठीक है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सबकी खोज किसने किया था, तो एंटोनियो, ठीक है, लेवेनहॉक ने किया था। ठीक है। ये ध्यान रखना है। और बताया थे कि जो आरबीसी होती है, लाल रुधिर कोशिका होती है, उसकी भी खोज इन्होंने एंटोनियो लेवेनहॉक ने ही किया था। ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। इसके बाद आए थे, बताए थे अब लोगों की रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, इन्होंने कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की थी। ठीक है। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, ठीक, इन्होंने क्या किया था, तो भाई जो रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने बस कोशिका की एक मोटी भित्ति के बारे में बताया था। ठीक है। कोशिका की एक मोटी दीवार के बारे में बात वर्णन किया था। लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, तो इन्होंने लगभग 1800, ठीक है, 31 में इन्होंने कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की, न्यूक्लियस, उसका नामकरण भी किया। ठीक है। केंद्र का नामकरण भी किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन बोल सकते हैं। ठीक है। और उसकी खोज भी किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है। इसके बाद जेई पुरकुंजे थे और वान मोहल थे। ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ था, जो लिक्विड पदार्थ था, उसका नाम इन्होंने उसकी खोज किया था, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, उसकी खोज किसने किया था, तो जेई पुरकुंजे, ठीक है, और वान मोहन, दोनों ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, तरल द्रव्य होता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इन सब के बारे में हम लोग कल वर्णन किए थे। आज हम लोग को पढ़ना है कोशिका सिद्धांत। ठीक है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका के बारे में, ठीक है, और हम लोग को जानकारी ग्रहण करें जिसमें कोशिका सिद्धांत के बारे में बात किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। तो सेल थ्योरी, इसमें आप लोग को देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा है कि इन 1838 जैकब मैथियास स्लाइडेन, ए जर्मन बॉटनिस्ट, फर्स्ट proposed the idea that all plants consist of cell। ठीक है। ध्यान रखना है कि कोशिका सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो आप बोल सकते हैं कि जैकब मैथियास स्लाइडेन ने। ठीक है। कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में आप 1838 में किसने बताया, तो जैकब, ठीक है, मैथियास स्लाइडेन ने बताया था। इन्होंने क्या कहा, तो ध्यान समझिएगा, इन्होंने क्या कहा, तो सन 1838 में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है। जो स्लाइडेन थे वो कैसे थे, तो ये जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे वनस्पतियों का अध्ययन किया था। जो स्लाइडेन थे, उन्होंने लगभग बहुत सारे वनस्पतियों का अध्ययन किया। ठीक है। तब इसके बाद उन्होंने सिद्धांत दिया, क्या दिया है, तो देखिए, कह रहा है कि उन्होंने, जैकब मैथियास स्लाइडेन ने सर्वप्रथम यह विचार प्रस्तुत किया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने हैं। इनका मानना था कि सभी जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी किससे मिलकर बने होते, तो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है। ध्यान रखना है कि जैकब मैथियास स्लाइडेन ने 1838 में इन्होंने क्या किया, जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया कि सभी जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी किससे मिलकर बने होते हैं, एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यह कोशिका सिद्धांत में बात किया गया था। कोशिका सिद्धांत इनके द्वारा ही दिया गया है। ठीक है। ध्यान रखना है। दो वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम ध्यान रखिएगा। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है, कह रहा है कि अर्ली लेटर, माने लगभग 1 साल के बाद एक अलग वैज्ञानिक है जिनका नाम था, ठीक है, थियोडोरस स्वान।
ठीक है, करा है कि लगभग 1 साल बाद मैंने 1838 इन्होंने पौधों के बारे में बताया कि सभी पेड़ पौधे किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। फिर इसके बाद 1 साल बाद करा है कि 1838 में, ठीक है, थियोडर स्वान ए जर्मन जियोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली एस्क्रेटेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। इन्होंने क्या बताया, तो कह रहा है कि जो थियोडर स्वान थे, इन्होंने कहा कि जो सभी जीव होते हैं, सभी जीव जंतु और पौधे किससे निर्मित होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इनका, ठीक है, कह रहा है कि जो स्वान थे, ठीक है, इनका भी मानना था कि सभी, अब इन्होंने जंतुओं के बारे में बताया, पौधों के बारे में, दोनों के बारे में वर्णन किया कि सभी जीव जंतु और पौधे किससे मिलकर बने होते हैं, तो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, तो इन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है। इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से सभी लोग समझ लीजिएगा कि कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, जो स्लाइडेन ने किसके बारे में बात किया, तो स्लाइडेन ने पौधों के बारे में बात किया। ठीक, इन्होंने जब अपना विस्तृत रूप से पेड़ पौधों के बारे में वर्णन किया, इसका अध्ययन किया, तो फिर इन्होंने बताया कि सभी पेड़ पौधे होते हैं वो किससे मिलकर बने हैं, तो सभी पेड़ पौधे आपके कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जबकि 1 साल बाद ये भी जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन जिनका नाम है, ठीक है, थियोडर स्वान, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बताया कि सभी पेड़ पौधे, ठीक है, और कोशिकाएं, सभी पेड़ पौधे और जंतु किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये कौन से वैज्ञानिक थे, तो ये जर्मन प्राणी वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे। लिखा गया ना कि एक year later in 1839 थियोडर स्वान ए जर्मन जियोलॉजिस्ट, एक जर्मन जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से बताया कि जो सभी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु हैं, वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने हैं। तो सर्वप्रथम कोशिका का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, थियरी आप करा कि सेल थियरी किसके द्वारा दिया गया, तो आप बोल सकते हैं कि स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। ठीक है, कब, 1838 में इन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बताया स्लाइडेन ने, जबकि स्वान ने 1839 में, 1 साल बाद इन्होंने किसके बारे में बताया, तो इन्होंने पेड़ पौधे जंतु दोनों के बारे में बताया। ठीक है, और दोनों कहाँ के हैं, दोनों जर्मन के वैज्ञानिक है। एक आपके बोला जा सकता है कि जो स्लाइडेन है वह वनस्पति वैज्ञानिक है, ठीक है, जबकि जो स्वान है वह जूलॉजिस्ट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक, नोट कर लीजिए, तो आगे बताएं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 1838 में जैकब मैथ्यूअस स्लाइडेन एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि सभी पेड़ पौधे किससे मिलकर बने होते हैं, तो सभी पेड़ पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जबकि 1 साल बाद इसके बाद कौन आए, तो कह रहा है कि थियोडर स्वान आए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, कि इन्होंने बताया कि सभी पेड़ पौधे एवं जंतु किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था विर्चो। ठीक है, विर्चो ने 1855 में, ठीक है, वो भी जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विर्चो, वो भी जर्मन वैज्ञानिक है, जिन्होंने बताया कि 1855 में उन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं माने सभी पेड़ पौधे या जीव जंतु की जो कोशिकाएं होती है वो कैसे निर्मित होती हैं, तो अपने पहले से जो कोशिकाएं होती है उससे निर्मित होती हैं, माने अपने पूर्वत कोशिकाओं से क्या होती हैं, यह मिलकर बनी होती हैं। तो किसका कहना था, तो एक जर्मन वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विर्चो। ठीक है, तो लिखना चाहेंगे तो उनको भी लिख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, ठीक है, इसके आगे लिख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अगर लिखना होगा तो कि दिस ज्वाइंट फाइंडिंग फॉर्म्स ऑफ द बेसिक ऑफ सेल थ्योरी, माने इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोली जाती है। ठीक है, इन दोनों के रूल को, माने स्लाइडेन के और स्वान के रूल को मिलाकर ही कौन सी थ्योरी बोली जाएगी, सेल थ्योरी। जब भी सेल थ्योरी के बारे में बात की जाएगी तो दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा, एक आप बोल सकते हैं, ठीक है, स्लाइडेन के बारे में और स्वान के बारे में। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए, इन सिद्धांत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोली जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ठीक है, इसके बाद एक और थियरी लिख लीजिएगा। इसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा कि द सेल थियरी was refined further in 1855 when another German botanist biology biologist are Virchow OW presented the idea that all cell arises from pre-existing cell pre-existing cells जिसको उन्होंने क्या कहा, ध्यान रखना है, ओमनीज सेलुली CELLULA सेलुली ई सेलुला CELLULA, ठीक है। ठीक, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो सेल थ्योरी दी गई थी, सेल थ्योरी के बाद एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम था, ठीक है, जिसका नाम था विर्चो, ठीक है। कहा कि विर्चो ने 1800, यह भी लिखा गया है, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं, ठीक है, किससे बनती है, तो कह रहा है इनके जो पूर्ववर्त कोशिकाएं होती है, जो पहली कोशिकाएं होती हैं, उससे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ध्यान रखना है कि लिखा गया है कि विर्चो प्रेजेंटेड दैट आइडिया दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, माने जो नई कोशिका बनती है, नई कोशिका अपने पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती है, जिसको उन्होंने क्या कहा, ओमनीज सेलुला ई सेलुला कहा, ठीक है। ध्यान रखना है कि इसका मतलब है कि जो पुरानी कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है, नई कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। जो पुरानी कोशिका माने जो नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, तो वो नई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब यही है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला किस, ठीक है, किसने कहा था, तो ध्यान रखना है कि आर विर्चो ने कहा था, ठीक है, आर विर्चो ने कहा था। लगभग इन्होंने 1855 ईस्वी में अपनी, ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो स्लाइडेन और स्वान अपन जो सेल डिफिनेशन दिया गया था, उसके बाद इन्होंने भी अपनी एक परिभाषा दिया कि भाई जो कोशिका होती है, कोशिका कैसे मिलकर बनी होती है, तो कोई भी जीव हो चाहे पेड़ पौधे हो, उनकी कोशिकाएं कैसे मिलकर बनी होती है, तो अपने पुरानी जो नई कोशिका बनती है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होती है उससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ध्यान रखना है, यह उनका एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो नई कोशिका बनती है वो अपने पहली कोशिकाओं से ही निर्मित होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। तो सभी लोग को सेल थियरी के बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर से एक बार रिवीजन हम करा दें सेल थियरी के बारे में। समझिए कि सेल थियरी किसके द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना, दो वैज्ञानिकों के बारे में मुख्यतः सेल थियरी के बारे में बात की जाती है, एक स्लाइडेन और एक स्वान। तो ध्यान रखिएगा स्लाइडेन ने क्या कहा, तो कह रहा है कि सेल थियरी के बारे में इन 1838 जैकब, ठीक है, मैथियास स्लाइडेन ए जर्मन botanist first proposed the idea that cell plants consist of cells, ठीक है।
कहा है कि सन 1838 में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक जैकब मैथियास लाइडेन ने सर्वप्रथम यह विचार प्रस्तुत किया कि सभी पेड़ पौधों की कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती हैं, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो स्लाइडन ने बताया था कि सभी पेड़ पौधों की कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती हैं, तो सभी पेड़ पौधों की कोशिकाएं, ठीक है, सभी पेड़ पौधों की कह रहा है कि सभी पेड़ पौधे किससे मिलकर बने होते हैं, तो सभी पेड़ पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, यह किसका कहना था, तो यह ध्यान रखना है कि स्लाइडन का कहना था। इन्होंने कब बात किया था, तो लगभग 1838 में यह बात बोला था कोशिका सिद्धांत में। दूसरा एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था, ठीक है, कह रहा है कि ए ईयर लेटर, लगभग एक साल बाद, इन 1838, ठीक है, थियोडर स्वान ए जर्मन जूलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली एसरेटेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, करा है कि जर्मन वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने स्वतंत्र रूप से यह बताया कि सभी पेड़ पौधे और जंतु किससे मिलकर बने होते हैं, सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यह किसने कहा था, तो ध्यान रखना है कि यह थियोडर स्वान ने कहा था। इन दोनों के संयुक्त रूप से सिद्धांत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, स्लाइडन और स्वान के संयुक्त रूप से सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोशिका सिद्धांत बोला जाता है, ध्यान रखना है। स्लाइडन और स्वान के सिद्धांत को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइडन और स्वान के सिद्धांत को ही हम लोग क्या बोला जाता है, कोशिका सिद्धांत बोला जाता है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था, ठीक है, आर विर्चो। ठीक है, इन्होंने लगभग 1855 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने भी कोशिका के बारे में अपना कुछ बात वर्णन किया, बताया, लिखा गया कि द सेल थियरी वाज, ठीक है, रिफाइंड, माने सेल को भविष्य में आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, तो इन्होंने ही किया, ध्यान रखना, आर विर्चो ने। इन दोनों लोगों ने सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, लेकिन सेल थ्योरी को और आगे डेवलप किसने किया है, तो कह रहा है कि आर विर्चो ने किया है। ठीक, तो वही लिखा गया कि सेल थ्योरी वाज रिफाइंड फर्दर इन 1855 व्हेन अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट आर विर्चो। ठीक है, कह रहा है कि जब इनके द्वारा यह सिद्धांत दे दिया गया था, तो एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था आर विर्चो, जिन्होंने क्या किया, तो कह रहा है कि जो कोशिका सिद्धांत था इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह कहाँ के थे, तो ये भी जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बताया है कि प्रेजेंटेड द आइडिया, मतलब इन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए, दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग से, माने जो भी नई कोशिका बनती है वह कैसे बनती है, तो अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। इसका मतलब उन्होंने बोला कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात पुरानी कोशिकाओं का जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती है। ध्यान रखना है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। तो ये सेल थ्योरी के बारे में बात की गई थी। ठीक है, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, तो आगे बताएं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक, आगे हम लोग कुछ सेल थ्योरी के फीचर के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि सेल थ्योरी के फीचर क्या होते हैं। अगर जिसको कोई अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, कोई भी अगर सेंटेंस अगर नहीं समझ में आता इसमें, ठीक है, तो कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा इसलिए। ठीक है, तो हम लोग सेल के बारे में पूरे, ठीक है, बेसिक से पूरे हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पूरे वन बाय अगर वन क्लास करते हैं तो आसानी से सेल के बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक, सेल क्या होती है, सेल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ठीक, पूरी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हेडिंग आप लोग लिखिएगा इसमें। ठीक है, आगे हेडिंग लिखिएगा, देखिए एसिलिएंट फीचर ऑफ सेल थियरी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थियरी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत की
मुख्य मुख्य विशेषताएं, कोशिका सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, भाई कोशिका सिद्धांत की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक, कुछ मुख्य फीचर्स क्या है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत में भाई कुछ मुख्य विशेषताएं बताई गई थी। ठीक है, इसमें सभी लोग नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट सभी लोग नोट करिएगा, सेल इज द सेल इज द सेल इज द बेसिक सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ cell is the basic unit of cell is the basic unit of structure structure cell is the basic unit of structure of all plants and animal plants and animals यहाँ लिख सकते हैं plants and animals। ठीक है, करेक्ट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। करेक्ट, कोशिका, ठीक है, सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की, ठीक है, ठीक है, करेक्ट, कोशिका जो होती है सभी पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की एक बोली जा सकती है एक संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, लिख सकते हैं कि कोशिका कोशिका सभी पेड़ पौधों सभी पेड़ पौधों और जंतुओं कोशिका सभी पेड़ पौधों और जंतुओं की संरचनात्मक इकाई इकाई होती है। ठीक है, कोशिका जो होती है सभी पेड़ पौधों व जंतुओं की क्या होती है, कोशिका सभी पेड़ पौधों व जंतुओं की संरचनात्मक इकाई होती है। अर्थात इसका मतलब है कि सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। या सेल सिद्धांत में बात किया गया था, सेल थ्योरी में बात किया गया था, समझा कि नहीं, यही यहाँ लिखा गया है ना कि कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी, इसमें कह रहा है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड सेल प्लांट्स एंड एनिमल्स। माने कोशिका जो है वह सभी पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की क्या होती है, संरचनात्मक इकाई होती है। अर्थात सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु किससे मिलकर बने होते हैं, तो ध्यान रखना है सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला लिखिएगा पॉइंट इसमें कि जो हमारे कोशिका के अंदर ही सभी बोला जाता है, ठीक है, कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, माने कोशिका के अंदर ही सभी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, करेक्ट, कोशिका के अंदर ही सभी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, वो सभी कहाँ होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, करा है कि इस प्रकार कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इस कारण हम लोग कोशिका को बोलते हैं, कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोली जाती है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। देखिए, सेल इज द बेसिक सेल इज द बेसिक unit of cell is the basic unit of cell is the basic unit of cell is the basic unit of as all cell is the basic unit of as all the metabolic that metabolic function
रिएक्शन लिख लीजिएगा इसको, दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन, दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस inside the cell, inside the cell। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एज ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। कह रहा है कि जो भी हमारी मेटाबॉलिक माने जो भी हमारे उपापचयी क्रियाएं होती हैं कोशिका से रिलेटेड, वो सब कहाँ होती है? कोशिका के अंदर होती हैं। ठीक है, इस कारण हम लोग बोलते हैं कि कोशिका को ही जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो कोशिका के अंदर होते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ठीक है, यह सब सारी क्रियाएं कहाँ से होती हैं? तो कोशिका के अंदर ही होती है। तो ध्यान रखना है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एज ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ठीक है, कि कोशिका के अंदर ही सभी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि सभी जीवों की कोशिका कर है कि सभी उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर होती हैं। लिख लीजिएगा इसको हिंदी में कि सभी उपापचयी अभिक्रियाएं, ठीक है, कोशिका के अंदर होती है। इस कारण हम लोग कोशिका को, ठीक है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, ये सभी उपापचयी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, सभी उपापचयी क्रियाएं कहाँ होती हैं? सभी उपापचयी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है। किसमें दिया गया था? तो यह सेल थियरी में यह बात की गई थी। ठीक है, सेल थियरी में पहली बात की गई है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल प्लांट्स एंड सेल। जो सेल होता है वह सभी पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की क्या होती है? संरचनात्मक इकाई होती है। यह सेल थियरी में बात की गई थी। दूसरा बात की गई है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एज ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ठीक है, कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ही सभी जीवों की जो भी उपापचयिक अभिक्रियाएं होती है वो कहाँ होती हैं? कोशिका के अंदर होती है, जिससे हम लोग, ठीक है, हमको एनर्जी मिलती रहती है। जितने भी हमारे शारीरिक क्रियाएं होती हैं वह कोशिका के अंदर से ही वो क्या होती है? जनरेट होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल, माने मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होते हैं? तो कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, कि जैसे हमारे अंदर जो एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, ये सब कहाँ होती है? तो ये सब कोशिका के अंदर ही होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, तीसरा पॉइंट, ठीक है, सेल थियरी में कि सेल इज द, तीसरा इसमें सिद्धांत में बात किया गया, सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी as it consists cell is the unit of heredity as it contains, consists भी लिख सकते हैं, material inside the nucleus। ठीक है, ध्यान रखना है, लिखा गया है कि सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज इट कंसिस्ट्स या कंटेन्स मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। कह रहा है कि जितने भी हमारे अनुवांशिक, ठीक है, संबंधी क्रियाएं होती हैं, ठीक, अनुवांशिक जो भी लक्षण होते हैं, ठीक है, यह सभी प्रक्रियाएं किसके अंदर उपस्थित होती हैं? तो ध्यान रखना है कि यह सभी क्रियाएं किसके अंदर उपस्थित होती हैं? तो आप बोल सकते हैं कि यह सब कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होती हैं। यह सब कोशिका के अंदर उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सभी हेरिडिटी जो भी पदार्थ होते हैं वह कहाँ उपस्थित होते हैं? तो वह सभी कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं।
ठीक है, इसको लिख लीजिएगा कि सेल इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, माने सेल जो होता है, ठीक है, वो हमारी जो भी हेरिडिटी माने अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं एज कंटेंट्स मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, जो भी हेरिडिटी माने अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वह कहाँ होते हैं, वो कोशिका के अंदर होते हैं। तो इसको हिंदी में लिख लीजिएगा कि सभी अनुवांशिकी पदार्थ कोशिका के केंद्रक में होते हैं, कोशिका के केंद्रक में होते हैं। सभी अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होते हैं, ध्यान रखना है, सभी अनुवांशिक हेरिडिटरी मटेरियल्स इनसाइड द न्यूक्लियस माने कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि सभी अनुवांशिक पदार्थ कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, सभी अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होते हैं, तो सभी अनुवांशिक पदार्थ कोशिका के न्यूक्लियस में होते हैं, कोशिका के केंद्रक में होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में बात किसने किया था, तो ध्यान रखना न्यूक्लियस के बारे में आप लोग बताया गया है किसने किया है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में ध्यान रखना है, करेक्ट, सभी अनुवांशिक पदार्थ कोशिका के केंद्रक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ध्यान रखना है, जिन्होंने कोशिका के न्यूक्लियस की भी खोज किया था और उसका नामकरण किया था। ठीक है, कब किया था, तो ध्यान रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, इसकी खोज ध्यान रखना कब किया है, तो यह 1831 में किया था। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज इट कंसिस्ट्स या कंटेन्स मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, माने कोशिका के केंद्रक में ही आपके ध्यान रखना कि जो हेरिडिटी मटेरियल होते हैं वो उपस्थित होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करते हैं, ठीक है, अनुवांशिक पीढ़ी को पहुंचाने माने अनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक पदार्थ एक लाइन और लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखिएगा एक और सेल थ्योरी में कि ऑल लिविंग सेल्स arise only from the pre-existing सेल। ठीक है, कह रहा है कि भाई ऑल लिविंग सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यह किसमें बात की गई, तो भाई ये सेल थ्योरी में बात की गई है। कह रहा है कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, माने सभी कोशिकाएं किससे निर्मित होती हैं, अपने पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये बताया था किसने किया था, तो आर विर्चोव ने बताया था, ये भी जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यह बात किया था। ठीक है, माने सभी नई कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है, तो अपने पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इसका मतलब है कि सभी नई कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है, सभी नई कोशिकाएं अपनी पुरानी, या सभी नई कोशिकाएं लिख लीजिएगा, पुरानी कोशिकाएं या कोशिकाओं लिख लीजिएगा, उससे निर्मित होती हैं, माने जितने भी कह रहा है कि नई कोशिकाएं बनती हैं वो किससे मिलकर बनी है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है। तो यह सब सारे 4-5 पॉइंट जो भी लिखाया गया है, यह सब सेल थ्योरी के, ठीक है, फीचर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, तो यही क्या लिखा गया है, ऑल, ठीक है, लिविंग सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, माने कोशिका सिद्धांत के बारे में यह बात किया गया कि सभी जो कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है, तो सभी कोशिकाएं अपने, ठीक है, पूर्वरत जो इनकी नई कोशिकाएं माने जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं, बनती हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो यह सेल थ्योरी के बारे में बात की गई है। फिर से इसको चारों 5 पॉइंट को समझ लीजिए कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, माने आपको बाइलैंग्वेज लिखा जा रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इसलिए दोनों हमने हिंदी भी इंग्लिश भी लिख रहे हैं। तो ध्यान समझिएगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, माने जो कोशिका होती है वह सभी पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की क्या होती है, संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक है, जो शुरू में ही आपको इसकी डिफिनेशन में बात की गई थी
कि जो कोशिका होती है सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका को सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे आपको लिखा गया है कि ठीक है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एज ऑल द मटेरियल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। माने जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ही सभी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, माने किसी भी जीव की जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिससे वह जीवन में अपने वृद्धि करता है, विकास करता है, इस सभी क्रियाओं को, ठीक है, यह सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं, तो ध्यान रखना है कि इस सभी क्रियाओं को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। यह सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होंगे, कोशिका के अंदर होंगे यह सभी। ठीक है, कोशिका के अंदर होंगे। तो यही बात किया गया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एज ऑल द मटेरियल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ठीक है, कि सभी उपापचयी अभिक्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती है, जिसके कारण जीव विकास करता है, वृद्धि करता है। ठीक, उसको एनर्जी मिलती है। यह सभी क्रियाएं के द्वारा ही क्या होता है, उसको यह सब प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बात किया गया कि सेल इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज इट कंटेन मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। माने जो भी अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कि जो भी अनुवांशिक पदार्थ होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं, ये सब कहाँ होते हैं, तो ध्यान रखना है कि यह सब अनुवांशिक पदार्थ कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक, हेरिडिटी मटेरियल कहाँ होते हैं, कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात किया गया कि सभी अनुवांशिक पदार्थ कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है करा कि सेल लिविंग, करा है कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। माने जो नई कोशिकाएं बनती हैं वह किससे मिलकर बनती हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना, अगर कोई नई कोशिका बनेगी तो किससे मिलकर बनी होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये सब बातें, ये सब फीचर्स किसमें दिया गया था, तो ये सब सेल थ्योरी के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो सेल थ्योरी का एक, ठीक है, एक्सेप्शन है जिसमें हम लोग बोलते हैं वायरस। ठीक है, वायरस को बोला जाता है। ठीक, जीवाणु जो होता है, जीवाणु क्या करता है कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें ये सब रूल लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, अपवाद कौन है, तो आप बोल सकते हैं कि जीवाणु। वायरस जो होता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, वायरस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो वायरस जो है वह कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। ठीक, इसको, इन सभी को सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, ध्यान रखना कि वायरस जो होता है, वायरस कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। ठीक है, वो कह रहा है कि वायरस आर नॉट, ठीक है, सेल्स। वायरस क्या है, कह रहा है कि वायरस में कोशिका नहीं होती है ना, लिखा गया वायरस आर नॉट सेल्स, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ये सब क्या होते हैं, तो ये सब न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। वायरस में ध्यान रखना है कोशिका नहीं होती है। वायरस क्या होता है, तो कह रहा है वह न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वायरस में कोशिका नहीं होती है, वायरस जो होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वह सेल थ्योरी के रूल का पालन नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसीलिए उसको एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी बोला जाता है। माने सेल थ्योरी का अपवाद कौन है, तो हम लोग वायरस को बोल सकते हैं, जीवाणु को बोल सकते हैं। ठीक है, करा न्यूक्लियस and molecules is enclosed in a protein coat. Virus do not have nucleus. जो वायरस होते हैं, वायरस में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म और एंजाइम, वायरस जो होते हैं उसमें कह रहा है कि साइटोप्लाज्म, एंजाइम नहीं होते हैं। दे कैन नॉट मल्टीपल आउटसाइड लिविंग सिस्टम एंड दे डू नॉट परफॉर्म एनी लाइफ एक्टिविटीज। कह रहा है कि ये बाहर रहते हुए, कह रहा है कि कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो वायरस होता है, वायरस बाहर होते हुए भी कोई भी अपने लाइफ की एक्टिविटी नहीं करता है। ठीक है, तो इस कारण बोला जाता है भाई कि उसमें सेल नहीं होते हैं, इसलिए वो सेल सिद्धांत का क्या है, एक्सेप्शन माना जाता है। ठीक, इसी तरह कर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं। ठीक है, कर आर नॉट ट्रू सेल्स। इनमें भी कर कोशिकाएं नहीं होती है। ठीक है, कर दे आर विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड सेल ऑर्गेनल्स। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इनको पहले इतना सभी लोग नोट करिएगा। सेल थ्योरी के बारे में हम लोग कल आगे बात करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, सेल थ्योरी कुछ अपवाद है जिसमें आप लोग को वायरस के बारे में पढ़ा जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है। ठीक है, और कुछ फंगी होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से सभी लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग को शायद ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको
लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में मात्र कुछ ही सेकंड लगते हैं, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता है, इंकरेज मिलता है, ताकि हम और अधिक मेहनत करके वीडियो को अच्छे से बनाएं। ठीक, धन्यवाद।